सास ससुर के झंझटों से दूर पारिवारिक कहानी है दोस्तों। एक बार जरूर सुनकर जाना। मैं शनिवार की शाम ऑफिस से ही एक रात मायके में रुकने आ गई। सीमा दीदी भी 2 दिनों के लिए आई हुई थी। सोचा सबसे जी भर कर बातें करूंगी, पर मेरे पहुंचने के घंटे भर बाद ही रवि का फोन आ गया। मैं बाथरूम में थी, इसीलिए मम्मी ने उनसे बातें करी। रवि ने फोन पर के बताया कि तेरी सास को बुखार आ गया है। कुछ देर बाद मुझे यह जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज नजर आ रही थी। मैं फौरन तमतमाई हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुँचे 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरी एक दिन की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार चढ़ा बैठी। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। सीमा दीदी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अपने मन की बात कही। मैंने जब आज सुबह सासू माँ के यहाँ एक रात रुकने की इजाज़त मांगी थी, तभी उनका मुंह फूल गया था। दीदी तुम्हारी मौज है जो सास ससुर के झंझटों से दूर अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब हो जा रहा था। अगर तुझे इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जेठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। सीमा दीदी ने वही सलाह दोहरा दी जिसे वे मेरी शादी के महीने भर बाद से दे दी आ रही थी। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास ना सासू माँ जाने को राजी हैं और ना बेटा भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने को मेरी जिद से खफा होकर रवि ने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी तू रवि की तलाक देने की धमकियों से मत डर, क्योंकि हम सब को साफ दिखाई देता है कि रवि तुझ पर जान छिड़कता है। सीमा ठीक कर रही है, मुझे रवि को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ फिलहाल मुझे वापस जाना होगा। पागलों जैसी बात ना कर। माँ भड़क उठी, तू जब इतने दिनों बाद सिर्फ 1 दिन को बाहर निकलती है तो यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ मेरी जिंदगी में आराम करना कहाँ लिखा है, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। कहकर अपना बैग उठाकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। शिखा तू इतना डर क्यों रही है? देख रवि ने तेरे फौरन वापस आने की बात एक बार भी माँ से नहीं कही है। दीदी ने मुझे रोकने को समझाने की कोशिश की। दीदी अगर मैं नहीं गई तो इनका मूड बहुत खराब हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि ये कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सब का समझाना बेकार गया और करीब घंटे भर बाद मुझे दीदी व जीजा जी कार से वापस छोड़ गए। अपनी नाराजगी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। मुझे अचानक घर आया देख रवि चौंके हुए बोले, अरे तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़े ही फोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी की चमक को नज़रअंदाज करते हुए मैंने शिकायत की, मुझे 1 दिन भी आपसे चैन से अपने मम्मी पापा के घर नहीं रहने दिया। क्या एक रात के लिए आप अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था, वापस बुलाना नहीं था तो फोन क्यों किया? फोन तुम्हें सूचना देने के लिए किया था स्वीटहार्ट। क्या सूचना कल सुबह नहीं दी जा सकती थी? मेरे सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनके आगे बोलने का इंतजार किए बिना मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी।
सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज में उनसे एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मम्मी जी, मौसी, बुखार से इतना डरने की क्या जरूरत है? क्या एक रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को क्यों फोन करवाया आपने? मैंने एक बार भी रवि से नहीं कहा कि मुझे फोन कर के बुला ले। इस मामले में मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। सासू माँ फौरन मुझसे भिड़कने को तैयार हो गई। इनके लिए तो मैं खाना साथ लाई हूँ। आपने क्या खाया है? मैं सुबह जो दाल बनाकर, मेरा मन कोई दाल वाला खाने का नहीं कर रहा है। उन्होंने नाराज लफ्जे में जवाब दिया। तो बाजार से टिक्किया, छोले भटूरे मंगवा दूं? बेकार की बातें करके तू मेरा दिमाग खराब मत कर बहू। सच में मेरा दिमाग खराब है जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आई। जिस इंसान के पास इतनी जोर से चिल्लाने और लड़ने की एनर्जी है वह बीमार हो ही नहीं सकता। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मानो गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो। तू मुझे और ज्यादा तंग करने के लिए आई है क्या? देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चढ़ाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं रवि से बोली, आप खड़े खड़े हमें ताड़ क्यों रहे हो? गीली पट्टी क्यों नहीं रखते हो? मम्मी जी के माथे पर इन्हें तेज बुखार है, मैं अभी गीली पट्टी रखता हूँ, कह के हड़बड़ाए से रसोई की तरफ चले गए। मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए मुझे तुझे कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वे नाराज ही बनी रही। मैं भी फौरन भड़क उठी। आपको भी मुझे ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्यों आपके इतने नखरे उठाती हूँ। बड़े भाई साहब के पास जाकर रहने में पता नहीं आपको क्या परेशानी होती है। तू एक बार फिर कान खोलकर सुन ले कि यह मेरा घर है और मैं हमेशा यहीं रहूंगी। तुझसे मेरे काम ना होते तो मत किया कर। बेकार की चक में से मेरा समय बर्बाद करने के बजाय यह बताओ कि क्या चाय पिएंगी? मैंने अपने माथे पर यूं हाथ मारा मानो बहुत तंग हो गई हूँ। तू मेरे साथ ढंग से क्यों नहीं बोलती है बहू? यह सवाल उन्होंने कुछ धीमी आवाज में पूछा। अब मैंने क्या गलत कहा? तू चाय पीने को पूछ रही है या लठ मार रही है? आपको तो मुझमें जिंदगी भर शिकायत बनी रहेगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसीलिए तुरंत रसोई की तरफ चल दी। मैं रसोई में आकर दिल खोलकर मुस्कुराई और फिर खिचड़ी व चाय बनाने में लगी। कुछ देर बाद पीछे से आकर रवि ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और भावुक होकर बोले, माँ का तेज बुखार देखकर मैं घबरा गया था। अच्छा हुआ जो तुम फौरन चली आई। वैसे वेरी सॉरी कि तुम एक रात भी मायके में नहीं रह पाई। तुमने कब मेरी खुशियों की चिंता की है जो आज सॉरी बोल रहे हो? मैंने उचक्कर उनके होठों को चूम लिया। तुम जुबान की कड़ी हो पर दिल की बहुत अच्छी हो। मैं सब समझ रही हूँ। अपनी बीमार माँ की सेवा कराने के लिए मेरी झूठी तारीफ करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सचमुच दिल की बहुत अच्छी हो। सच, बिल्कुल सच। जो तो कमरे में मेरे लौटने से पहले सो मत जाना। अपने प्रोग्राम को गड़बड़ कराने की कीमत को तो पक्का मैं आज रात को ही वसूल करूंगी। मैंने उनसे लिपटकर फटाफट
कई सारे चुम्बन उनके गाल पर अंकित कर दिए। आजकल तुम्हें समझाना मेरे बस की तो बात नहीं है। उन्होंने कसकर मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। जो समझने की कोशिश करते ही क्यों हो, जाओ जाकर अपनी मम्मी के पास बैठो, कह मैंने हंसते हुए उन्हें किचन से बाहर धकेल दिया। वे ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और उनके लिए अनबूझ पहेली बन गई हूँ। अपनी सास के साथ वैसे अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसा ही तीखा हूँ, पर अब मेरे काम हमेशा आपसी रिश्ते को मजबूती देने व दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपनी बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो यह है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई हैं। अब वे अपने सुख दुख मेरे साथ सहजता से बांटती हैं। पहले हमारे बीच नकली व सतही शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ खुश व संतुष्ट नजर आती हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई कि अब हमारे झगड़ों व शिकायतों के कारण रवि टेंशन में नहीं रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा। सच तो यही है कि इनकी खुशियों व विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए रखने के लिए मैंने खुद को बदला है। मम्मी और मेरे बीच हो रहे झगड़े में कभी अपनी टांग अड़ाई तो आपकी खैर नहीं। महीने भर पहले दी गई मेरी इस चेतावनी के बाद वे मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें झगड़ते देखते रहते हैं। जोरू के गुलाम कभी तो अपनी माँ की तरफ से बोला कर, मम्मी जी जब कभी इन्हें उकसाने को ऐसे डायलॉग बोलती हैं तो ये ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। सास ससुर से दूर रह रही अपनी सीमा दीदी की मौज मस्ती से भरी जिंदगी की तुलना अपनी जिम्मेदारियां भरी जिंदगी से करके मेरे मन में इस वक्त गलत तरह की भावनाएं कुल बुला रही हैं। सासू माँ के ठीक हो जाने के बाद पहला मौका मिलते ही किसी छोटी बड़ी बात पर उनसे उलझकर मैं अपने मन की सारी खीस व तनाव बाहर निकाल फेंकूंगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।